जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में CAPF 2022 के साइंस क्वेश्चंस की बात करेंगे। काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और केवल NCERT और PYQs हमें करनी होती हैं। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे जिसे हम कवर कर सकते हैं। सबसे पहला ये कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा कम्बिनेशन यहाँ में से रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास 9 साइंस की जो चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, काफ़ी डिटेल से बताया गया है कि कुछ जो बैक्टीरिया या कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण उनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं हो पाता है। और अगर कोई अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिनमें केवल न्यूक्लिक एसिड है तो उसे हम न्यूक्लोइड कहते हैं। तो न्यूक्लोइड क्या है? तो वैसे न्यूक्लिक एसिड जिनमें केवल न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और उनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है, ये होते हैं न्यूक्लोइड। इसके बाद इन्होंने बताया कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और जिनमें होता है वो ऑब्वियसली यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रो का मतलब प्राइमरी या प्रिमिटिव कहते हैं और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। तो जैसे इन्होंने प्रोकैरियोट का पूछा तो ऑब्वियसली हम न्यूक्लियोइड के साथ जाएंगे। तो दो ही ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, ए और सी। अब इसमें सवाल ये है कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो देखिए हाँ, इन्होंने CAPF में ही पूछा यूकैरियोट क्रोमैटिन, ठीक है। तो यूकैरियोट में क्रोमैटिन होता है जो कि DNA और प्रोटीन का बना होता है। तो मैंने कहा ना PYQs अगर आप कर लो तो ऐसे ही आपका आधा से अधिक काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्रोमैटिन है, इसलिए हम आंसर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। आगे वैसे इन्होंने बताया है, देखिए ये होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमें न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। लाइसोसोम आर सैक्स ऑफ द सेल फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो लाइसोसोम्स के बारे में पूछ रहे हैं कि ये इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं किनके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। अगेन सेम NCERT क्लास 9 में ही आप देखोगे उसी चैप्टर में। तो लाइसोसोम के बारे में बताया गया है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा होता है, ठीक है। और ये जो सेक होते हैं इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये एंजाइम बने होते हैं। तो ये इमेज में आप देखोगे अगर तो साफ तौर से पता चलेगा कि हाँ, जो लाइसोसोम होते हैं उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं। लाइसोसोम बेसिकली क्या करता है, जो सेल होते हैं ना, सेल उनको क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि बाहर से जो मटेरियल आ रहे होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी जैसे बैक्टीरिया या फूड वगैरह जब एंटर करते हैं या जब ओल्ड ऑर्गेनल एंडअप होते हैं लाइसोसोम में, तो उन्हें तोड़ने का भी काम करता है लाइसोसोम, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है ये। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइसोसोम में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो फॉरेन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कई बार सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होता है, जैसे मान लो सेल वगैरह डैमेज कर गए तो लाइसोसोम फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है। इसलिए आपने सुना होगा सुसाइडल बैग इसे कहते हैं, क्योंकि ये बर्स्ट कर जाता है, यानी एंजाइम खुद के सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। इस कारण से लाइसोसोम जो है उनमें सिंथेसाइज करने का काम कौन करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे अगर आप देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन में भी है, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्पफुल है NCERTs। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके टैकल हो जाते हैं, एक आध सवाल कभी कभार छूट जाते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि प्लांट के मेरिस्टेम जो होते हैं उनको कौन सा बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन टिश्यूज वाला जो चैप्टर है इनमें अगर आप देखो तो बताया गया है परमानेंट टिश्यू के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, ठीक है, काफ़ी घना होता है, यानी सघन होता है। इसके बाद जो सेलुलोज वॉल होते हैं वो थिन होते हैं और न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होते हैं। इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, जो सेल के अंदर बड़े से वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में नहीं होते हैं। तो डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद आप देखो थिन सेलुलोज या थिन सेल वॉल है, और जो न्यूक्लियाई है वो प्रोमिनेंट है यानी लार्ज है, और वैक्यूल्स नहीं है, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। किस एनिमल का 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। तो जो क्रोकोडाइल होते हैं ये भले ही रेप्टाइल हैं बट 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और ये एक्सेप्शन है इसलिए पूछा गया। और ध्यान रखिएगा NCERT में भी है, PYQs में भी बहुत बार पूछा गया है। 3 चेम्बर्ड हार्ट किनके होते हैं, तो 3 चेम्बर्ड जो हार्ट है वो जनरली हमें एम्फीबिया और रेप्टाइलिया के देखने को मिलते हैं, यानी एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन NCERT में नहीं है।
तो ये कहना चाह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम सबने सुना है, न्यू क्रॉप के लिए जनरली हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है न्यू क्रॉप की वैरायटी के फॉर्मेशन में। तो इसमें कह रहे हैं जेनेटिकली डिसिमिलर जो प्लांट होते हैं, यानी वैसे दो प्लांट जिनमें जेनेटिक चीज़ें डिफरेंस हैं, अलग हैं, तो उस केस में किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलती। ठीक है, इंट्रा वेरिएशनल, और दूसरा कह रहा है इंटर स्पेसिफिक, तीसरा इंटरजेनिक और चौथा इंट्राजेनिक। तो ये अगर आप पढ़ोगे इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक में बेसिकली डिफरेंस वही है, सेम जीन वाली बात है। ठीक है, बट यहाँ इन्होंने डिफरेंट जीन की बात कही है। तो जो इंट्राजेनिक होते हैं ना, वो सेम जीन के अंदर होते हैं, सेम जीन के अंदर इनकी म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो इस कारण से आंसर इसका डी है। बाकी इंट्रा वेरिएशनल है, इंटर स्पेसिफिक है, इंटरजेनिक है, ये तीनों जो है वो डिफरेंट जीन्स में होंगे, डिसिमिलर जीन्स वाले में। आंसर इज ऑप्शन डी। प्लांट रिक्वायरमेंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का उदाहरण पूछ रहे हैं। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, नाम से समझ आ रहा है मैक्रो लेवल पे ही होंगे, यानी बड़े लेवल पे इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यूज में लार्ज अमाउंट में। और इसके साथ ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की जो ज़रूरत है हमारी बॉडी में वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में होती हैं। ठीक है, बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी इनकी जो हमें ज़रूरत है वो बहुत ही कम है, जिसमें आयरन है, मैग्नीशियम, मैंगनीज है, मैंगनीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, राइट। कॉपर, मोलिब्डेनम है, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत थोड़ी कम है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, बेसिकली वही है ना जो हम ज़्यादातर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, आप ऐसे ध्यान भी रख सकते हो इन्हें, जैसे एनपीके हो गया जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रिक वगैरह से भी। इसके साथ ही आप देखो तो इनमें जो आयरन वगैरह है इनकी मात्रा कम होती है हमारी बॉडी में बाकी मिनरल्स के मुकाबले, बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। ठीक है, मैंगनीज, कॉपर, ये मैक्रो है। तो इनमें इन्होंने पूछा मैक्रो, तो मैक्रो में मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, मैंगनीज जो है वो किन में आएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट में। ये भी एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटीज हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है सब कुछ A to Z। नेक्स्ट देखिए, जो बर्ड्स होते हैं ब्रायोफाइलम में, ये ब्रायोफाइलम का आपने देखा होगा, इस तरीके से बर्ड्स आ जाते हैं और इन्हीं से न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। तो ये किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, तो बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जिनमें एक जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी इसका मतलब ये है कि इनमें जो प्लांट हैं उनका वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ होता है और यहाँ से फॉर्मेशन होता है बर्ड्स का खास तौर से। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो रहे हैं न्यू प्लांट के रूप में, वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि ब्रायोफाइलम जो पत्ते होते हैं उनमें बर्ड्स देखने को मिलता है और ये जो बर्ड्स हैं ये फर्दर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। और भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये सिविल सर्विसेज 2014 का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला कह रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो क्लोनल पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करता है, दूसरा वायरस को एलिमिनेट करने में मदद करता है, तीसरा मोस्ट ऑफ द ईयर्स में प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए वायरस वगैरह का कोई लिंक नहीं है, तो सेकेंड आप एलिमिनेट कर दो, बाकी ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द ईयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है प्लांट्स के। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट। फ्लोएम टिश्यू जो है वो किनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो बेसिक एनसीईआरटी में है। ठीक है, 6 to 8 तक की या 9, 10 भी आप पढ़ोगे तो बहुत ईजिली इन चीज़ों को समझ जाओगे। देखिए प्लांट में जो होते हैं वो पाइप जैसे वेसल्स होते हैं, इनसे वाटर या न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो वेसल्स होते हैं ये वैस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं, और टिश्यू के बारे में ऑलरेडी पता है, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू कहलाता है। ये जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वैसे टिश्यूज जाइलम कहलाते हैं। और जो टिश्यूज, जो वैस्कुलर टिश्यूज वाटर और न्यूट्रिएंट्स की बजाय फूड को सप्लाई करते हैं वो फ्लोएम कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये वैस्कुलर टिश्यू के कारण होता है, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जाइलम मतलब जल, जल यानी वाटर, तो जाइलम जो है वो जल के लिए है। ठीक है, और फ्लोएम जो है वो किन के लिए है, फूड के लिए। फ्लोएम किन के लिए, फूड के लिए। तो आंसर क्या होगा, डी। फ्लोएम फल, कुछ भी याद करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट जरूरी है। फ्लोएम के बारे में करेक्ट पूछ रहे हैं। पहला कह रहा है फ्लोएम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ये आप जरूर पढ़ लेना, किस एग्जाम में पूछा गया। दूसरा कह रहा है फ्लोएम जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा फ्लोएम एक सिंपल टिश्यू है, और चौथा फ्लोएम प्लांट को सपोर्ट देता है। देखिए जो फ्लोएम है वो वाटर मिनरल नहीं बल्कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है फ्लोएम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल सही है। फूड और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो भी आप कह लें,
ठीक है, तो आंसर बी इसका करेक्ट है। चौथा कह रहा है फ्लोएम एक सिंपल टिश्यू है, नहीं सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, तो तीसरा गलत है। चौथा कह रहा है प्लांट को सपोर्ट देता है, ये डायरेक्ट लिंक नहीं है, वस्कुलर टिश्यूज प्लांट को कैसे सपोर्ट देंगे, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई, इक्वल मास है और स्पीड से मूव कर रहे हैं यू और 3u की स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत आसान है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2, इसे मैं दो रूप में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, दो क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसमें अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी फॉर्मूला तो क्या होती है, हाफ mv², तो डिनोमिनेटर में भी हमारी हाफ mv² रहेगी। अब देख लेते हैं क्या मास है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, अच्छा इक्वल मास है, इक्वल मास है, दैट मीन्स ये मास तो कैंसिल होने वाला है। इसके साथ ही अगर आप देखो तो वेलोसिटी की जहाँ तक बात है तो पहले वाले का u है और दूसरे का 3u, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। v के जगह पे क्या आएगा, u आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाले की स्पीड है वो u है, सेकेंड की क्या है 3u, ओके, तो हाफ तो कैंसिल आउट होना ही है, u² बाई 9u², तो u² भी कैंसिल आउट, यानी 1:9। अब यहाँ क्या था, काइनेटिक एनर्जी ये 1 है ये 2 है, तो इसे मैं कैसे लिख लूँ, अच्छा ये k और y दिया, ठीक है, तो उसी को लिख लेते हैं kx और ky। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/9 लिख के, तो ऑब्वियसली क्या आएगा 9kx = ky। आसान है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर का कौन सा यूनिट नहीं है, तो प्रेशर का कौन सा यूनिट नहीं है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर या बार। तो देखिए जो प्रेशर होती है वो हमें पता है फोर्स बाय एरिया होती है, फोर्स न्यूटन है, फोर्स की ऐसा यूनिट, और एरिया की मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स जो आंसर है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो पहला सही है क्या, तो देखिए जो प्रेशर की यूनिट है वो पास्कल है, ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, तो पहला भी सही है। और अगला कह रहे हैं प्रेशर, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट बार भी होती है, CGS वाली, ठीक है, तो ये तीनों सही है, बट हमें गलत वाला बताना है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। और ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और जो मेजर वाले हैं यूनिट उनके बारे में CGS वाला भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, और फोर्स की CGS यूनिट से ऐसा यूनिट का क्या रिश्ता है, ठीक है, ये रिलेशन भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताना था, सूरवीर बैच, ठीक है, ये आप एनरोल कर सकते हो इसमें, CAPF के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड है, और इसके साथ ही CDS के लिए भी, डिटेल्स वगैरह के लिए नंबर वगैरह प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा मटेरियल का यूज़ नहीं होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जब बात आती है तो ये NCERT में भी है, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। लेंस बनाने में किसका यूज़ नहीं होता है, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, इनका आप यूज़ कर सकते हो, क्ले का यूज़ नहीं होता है। तो ये CISF में पूछा गया रिसेंटली, तो इनका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली क्ले होगा, क्योंकि वाटर, ग्लास और प्लास्टिक का यूज़ तो होता है। तो डायरेक्ट NCERT के एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये सवाल था जो हम CAPF का कवर कर रहे हैं, इसमें उन्होंने पूछा कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं होता, एल्यूमिनियम, ग्लास, सेफायर या वाटर। तो ग्लास, सेफायर, वाटर का यूज़ तो हो सकता है, बट एल्यूमिनियम से आप लेंस कैसे बनाओगे, तो एक मेटल है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो ये जो चैप्टर है हमारा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसे मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, क्योंकि अभी ये जो सवाल है ये हर साल आता है ऑलमोस्ट किसी ना किसी रूप में। कई बार वो पूछ लेते हैं कि जो एडवांस सन जो आती हैं, ठीक है, और कई बार डिलेड हमें देखने को मिलती है सन, वैसा क्यों होता है, राइट, ये एक फिनोमिना है। दूसरा, वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दूसरा फिनोमिना। तीसरा, लाइट क्यों स्कैटर करता है। तो ये सब जो फिनोमिनाज है, यहाँ स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इंद्रधनुष का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब सवाल आते हैं, तो इन्हें मैंने कंप्लीट कवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप जो है कवर कर लीजिए उन टॉपिक वाइज PYQs को। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं कि ब्लू कलर क्यों होता है। सिंपल सी फेनोमिना है। देखिए, जो लाइट हमारी तक पहुंचती है स्काई से, उनमें हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे गैसेस हैं, ठीक है, काफ़ी सारा डस्ट पार्टिकल वगैरह है, तो उनसे लाइट स्कैटर करने लग जाती हैं। तो इस कारण से जो कलर है वो ब्लू होता है। और यहाँ पूरा बताया है इन्होंने किस तरीके से चीज़ें होती है। ब्लू कलर ऑफ स्काई की आप बात कर लो, या जो डीप सी हैं उनके कलर की बात कर लो, या जो सन है इसकी रेडनिंग की बात कर लो सनराइज और सनसेट के टाइम पर। ये कुछ वंडरफुल फेनोमिनाज है जिनके बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ ही इन्होंने स्कैटरिंग को भी समझाया है। तो ये सेम सवाल CISF में था, तो यहाँ आप बोल सकते हो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट CISF से उठ के आए हैं, और 2 और हैं जो हम आगे कवर करेंगे।
तो इस कारण से मैं कहता हूँ आपसे कि आपको जितने भी पेपर है, यही रीज़न है मैंने CISF कंप्लीट एनालिसिस करी है लास्ट 2-3 सालों की, आप देखिएगा यूट्यूब पे, हम और भी कवर करेंगे इस साल यूट्यूब में, ठीक है। तो क्योंकि ये जो PYQ जब आप कर लेते हो तो फिर काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसे ये सवाल तो आसान है, स्टिल एक बार PYQ में कर लेने से रिविज़न काफ़ी अच्छा होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिससे आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो ये जनरेटर होता है। जनरेटर क्या करता है, एक मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसमें कन्वर्जन करने का काम करता है। बट कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर, बट जब क्वेश्चन आए कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, तब आंसर होगा डायनेमो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो डिवाइसेस वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आपने पढ़ा भी होगा, NCERTs वगैरह में भी है, और बाकी जो बुक्स हम कवर करते हैं लूसेंट स्पेक्ट्रम, इनमें भी एक लिस्ट दी होती है जिनमें डिवाइसेस का नाम होता है और कन्वर्जन होता है। तो इस पैटर्न पे सवाल है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। PYQs का मतलब ये नहीं कि बस हम कर लें, हमारा काम है हो गया, वैसे नहीं, आप ज़रूर इन टॉपिक्स को लिखें कॉपी में कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन आया, अब हमें इसे पूरा प्रिपेयर करना है। वैसे PYQs को तो मैं साथ में ही कवर कर देता हूँ, PYQs NCERTs को, इसलिए आप अपने एंड से भी मेहनत करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर क्या है, तो जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ की मैग्नीट्यूड इन्होंने 2 मीटर दी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4, 1 बाय फोकल लेंथ, राइट। तो 1/2 मीटर, दैट मीन्स 0.5 डायोप्टर। क्वेश्चन ये है कि पावर जो है वो किसकी है, क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस में निगेटिव होती है, ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स रहता तो हमें अलग यानी पॉजिटिव में आंसर करना पड़ता, बट यहाँ पे कॉन्केव के बारे में पूछ रहे हैं। अगेन आप इस क्वेश्चन को भी देखो तो ये CDS में रिसेंटली पूछा गया है, बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, तो इनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो लेंस के पावर के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर है तो किस तरीके से होगा। तो अगेन आप इसे सॉल्व करोगे 1/10, बट यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है, तो 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, राइट। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें 100/f लेना पड़ेगा, तो हम कन्वर्ट ही कर लेते हैं। 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 100 से हम डिवाइड करेंगे तब ये मीटर में बदलेगा, तो इसे हम जब रिवर्स करेंगे तो 100/10 यानी दैट मीन्स कितना आएगा आंसर, ये 10 आएगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, एक मायोपिक पर्सन है, ये भी CDS का ही क्वेश्चन है। इनकी जो पावर है लेंस की वो -1.25 है, ये फोकल लेंथ जानना चाह रहा है। तो अगेन फोकल लेंथ इक्वल टू क्या आएगा, 1/पावर, पावर क्या दी गई है, पावर है यहाँ पे 1.25, तो 1.25 अगेन यहाँ पे डायोप्टर में, यानी ये मीटर में हमारा आंसर आने वाला है, राइट। तो ये मीटर में कितना है 24, ये 4/5 मीटर है, ठीक है, 4/5 मीटर है। इसे मैं कन्वर्ट करूँ तो ये 0.8 मीटर आएगा। 0.8 मीटर का मतलब क्या होता है, 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन डी है और ऑप्शन बी है। बट यहाँ पे चूंकि नेगेटिव में है पावर, तो हमारा जो आंसर होगा कनकेव होगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बार बार पूछते हैं, ठीक है, तो इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो करंट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या होती है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी तरीके से कनेक्शन में आती हैं, या और भी कई बार इलेक्ट्रिकल फेलियर होते हैं, तो उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होती है और इससे हमें फ्यूज बचाता है, राइट। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि जो करंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सेम क्वेश्चन आप देखिए, CAPF 2022 हम डिस्कस कर रहे हैं, CDS में पूछा, सेम साल CAPF में पूछा गया। तो इस तरीके से PYQs का रिपीटेशन होता है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट क्या होती है, हैविली इंक्रीज होती है। वैसे ये NCERT में है काफ़ी डिटेल में, और हमने ये कवर भी किया है, पढ़ा भी है अपने बैचेस में, और यूट्यूब पे भी हम करेंगे NCERTs को कवर। लीनियर मोमेंटम के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो 2 टाइम्स अगर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर में चेंज होती है। ये भी आसान है, देखिए काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। इसे जब आप डिराइव करोगे तो ½ p² भी लिख सकते हो। p का मतलब क्या है, मोमेंटम, जो कि mv होती है, ठीक है। मोमेंटम क्या होती है, mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। चलो मैं डिराइव भी कर देता हूँ, वैसे ही काफ़ी आसान है, स्टिल हम कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, ½ p², p का वैल्यू क्या होता है, mv होता है, क्योंकि p जो है वो मोमेंटम है, और यहाँ पहले से, अच्छा ये ½ तो मैंने लिख दिया, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे m लिख रहा हूँ। तो ½ और mv² का मतलब m² v² m,
तो ये क्रॉस हो गया, यानी हाफ mv² आया। तो यही तो होती है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी की, राइट। नाउ हम इसे कवर कर लेते हैं, ओके। हाँ, नाउ हम इसे कवर करते हैं। तो हाफ पी कितना है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है मोमेंटम, तो यानी पी जो है वो 2p हो रहा है, और यहाँ पहले से m है, तो हाफ 4p²/m। देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं, 1/2 दोनों में है। वैसे तो इसका सही तरीका क्या वो मैं बता दूं, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए आपको 1 और 3 को कंपेयर करना है, या चलिए 2 और 6 को कंपेयर करना है, रेशियो बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स इसका। तो आपने क्या किया, डिवाइड किया ना 6 को 2 से। सेम चीज़ यहाँ पे है, आप इसे न्यूमरेटर में रखोगे, इसे डिनोमिनेटर में, तो ये चीज़ समझ आ रही है कि हाँ m कैंसिल होना है, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा क्या 4p²/p²। तो रेशियो क्या आने वाली है 4:1, राइट। तो ये 4 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 4 गुना। तो ऐसे ही ये कंपेयर करते हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ निकाल लेने के बाद भी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो बहुत आसान है ना, क्योंकि जब आप इसे डिवाइड करोगे हाफ p²/m को, हाफ p²/m को किससे, हाफ 4p²/m से, तो सब कुछ कटना ही है, ठीक है। बस बचेगा क्या 1/4, दैट मीन्स 4 गुना हो रहा है। नाउ नेक्स्ट देखिए, किस ऑक्साइड के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों ही एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं। अगेन एनसीईआरटी का जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें देखो तो काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही करते हैं, और इसके साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन हुआ, जैसे मान लो कॉपर एक मेटल है, इसे जब आपने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा ही। इसे आप बैलेंस कर लेना, बहुत आसान है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेटल की रिएक्शन जब होगी ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। एक बात और, जब एल्यूमिनियम का केस हम देखते हैं तो एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, देखिए जब भी इंग्लिश में 2 वर्ड है एमबी या एम्फी, तो ये दोनों वर्ड रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है डबल, ठीक है। दोनों के लिए, बोथ के लिए रेफर करते हैं। तो अगर कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो आप समझिए कि वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करें, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक, जिसमें एल्यूमिनियम एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम देखो आप एसिड से भी रिएक्ट करवाया गया, HCl एक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH यानी बेस से भी रिएक्ट कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनता है AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये दोनों से ही रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एग्जाम्पल है एसिड और बेस दोनों का। एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं पढ़ना है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने का काम कौन करते हैं। तो देखिए जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बेकिंग पाउडर जब हम बनाते हैं तो उनके लिए हमें बेकिंग सोडा चाहिए, और कोई भी एडिबल एसिड और चाहिए, जैसे टार्ट्रिक एसिड वगैरह हो गए जो कि इमली वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो जब बेकिंग पाउडर को हम गर्म करते हैं या पानी के साथ मिलाते हैं तो इस तरीके का कुछ हमारा रिएक्शन बनता है, हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है H+ आयन, और ये रिएक्ट करता है किसी भी एसिड से हम इसे ले सकते हैं, इसमें टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल है, और ये हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, राइट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई ना इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में, इसी के कारण जो ब्रेड होते हैं या जो केक वगैरह होते हैं, ये आप कह सकते हो स्पॉन्जी बनते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा हम जनरली खाने वाले सोडे का यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जिनमें ब्रेड हैं, पकोड़े हैं, या फिर केक वगैरह बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये जो पूरा काम कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ही कर रहा है, यही सॉफ्ट और स्पॉन्जी कर रहा है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं पूछा इन्होंने, कुछ लोग यहाँ पे NaCO3 लगा देते हैं। इन्होंने पूछा क्या वो चीज़ है जो सॉफ्ट बना रही है, तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने का काम CO2 कर रही है। बोराक्स किससे बनता है, तो जो बोरैक्स होते हैं ये बोरोन के ही कंपाउंड हैं। फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, Na2B4O7 × 10H2। बहुत लोग हिंदी मीडियम के हैं तो इसे हिंदी में सुहागा कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, एक सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है बेसिकली। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बात की गई किससे बनता है, बट इसके फॉर्मूलाज वगैरह बहुत डिटेल में दिए गए हैं जब ये रिएक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, सीने बार किसका ओर है, तो सीने बार किसका ओर है, सीने बार मरकरी का ओर है, ठीक है। HGS जिसे हम बोलते हैं ना, HGS किसका ओर है, मरकरी का। और जब हम इसे एयर में हीट करते हैं तो पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये फॉर्मूला है HGS का। जब हम हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के केस में तो ये HGO बन रहा है और SO2।
बाकी के और आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है, इसकी लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ ही ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और वाले काफ़ी सारे सवाल हैं हम अलग से कवर कर लेंगे PYQ सीरीज़ में। वाइट गोल्ड किसका अलॉय है? तो गोल्ड, निकर और पैलेडियम का ओर है। देखिए ओर्स पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं और एलॉयज़ पे, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इकट्ठे कवर करेंगे। वैसे ही NCERT में भी है और बहुत सारे PYQs भी हैं, तो साथ में कवर करना बेनिफिशियल रहेगा। तो गोल्ड, एल्यूमिनियम, गोल्ड, निकल और पैलेडियम, ये जो हैं वो वाइट गोल्ड जो है इनका एलॉय है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजिनेशन जो होती है एल्कीन की वो किनके प्रेजेंस में होती है? ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन। एल्कीन का मतलब आपको पता होगा, बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो ये किसी भी फाइन मेटल की प्रेजेंस में हो सकता है, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, ठीक है। और होगा क्या, बहुत आसान है ये, जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये तो सिंगल बॉन्ड बन गया और हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से पड़े हुए हैं। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड तो पाप है, तो यहाँ तो 3 ही बॉन्ड हुई ना, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, राइट, इस कारण से ये हाइड्रोजन आएगा। और मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और दूसरा यहाँ पे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 2 हाइड्रोजन है ये तो बॉन्ड टूटने के बाद दोनों में एक एक लगेंगे, राइट। और इसके पीछे और भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे एक तो आपकी मार्कोनिको रूल जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी इस तरीके का सिमिलर कॉन्सेप्ट आप देखोगे कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में देखना पड़ता है वैसे किस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। ये क्लास 11th केमिस्ट्री में ये है। हमारे लिए तो फिलहाल यही काम का है कि हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो निकल या किसी और फाइन मेटल की प्रेजेंस में, जिनमें प्लेटिनम वगैरह भी शामिल है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सिलिकेट लाइम बनाता है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जब रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ तो CaOH2 बना रहा है। ये जो CaOH2 है ये, अच्छा पहले ये चीज़ समझिए कौन सा रिएक्शन पूछ रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियसली जुड़ रहा है, तो जुड़ने वाला रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे ये भी ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, इसे हम सिलिकेट लाइम बोलते हैं, जो CaOH2 बनता है, ठीक है। और CaO तो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये जो सिलिकेट लाइम इसे हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ पे हमने PYQs कवर कर लिया। मैंने थोड़ा फास्ट कवर किया है, इसका रीज़न एग्जाम पास है पहला, और दूसरा ये सिर्फ हम PYQs यहाँ पे कवर कर रहे हैं मेजरली। हालांकि मैं सोर्स बता रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और दूसरी चीज़ ये कि इसके इर्द गिर्द जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस तरीके से जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके साथ ही और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है या और जो अदर कंपाउंड्स हैं, तो इकट्ठे कवर करेंगे हम, राइट। तो इस तरीके से हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC की, सिविल सर्विसेज की, CDS की, NDA की, CAPF की, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। जल्द ही हम नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।